नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम जो आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो एसआई का पेपर हुआ था 2019 का 5 जनवरी 2019 को जो शिफ्ट सेकंड का पेपर हुआ था उसके जीके के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर मैं बात करूं दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की तो वो कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड। इसमें आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो कि ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और जो तीसरी चीज़ याद रखनी है वो है ग्रीनलैंड की राजधानी नुअक है। क्या है ग्रीनलैंड की राजधानी? नुअक है। ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है जो सुल्तान अजलान शाह कप है इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो अगर मैं बात करूं सुल्तान अजलान शाह कप की तो वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। दूसरी चीज याद रखनी है, इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। अगर मैं बात करूं हॉकी की तो एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया अजलान शाह कप, दूसरा हो गया आगा खां कप, वेलिंगटन कप और नेहरू ट्रॉफी। अगर हम बात करें फुटबॉल की तो संतोष ट्रॉफी, डूरेंट कप। और अगर हम बात करें क्रिकेट की तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है समय अवधि का सूत्र क्या है। तो अगर मैं बात करूं समय अवधि के सूत्र की तो वो होता है 1 आवर्ती। ठीक है, किसी वस्तु की समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समय अवधि का सूत्र T = 1/f है। उसके बाद है कि जहाँ T समय अवधि है और F क्या है, एक आवर्ती है। समय अवधि की जो SI यूनिट होती है, जो SI इकाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेकंड कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है लोकसभा के जो सभापति हैं वो अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा। तो जो लोकसभा के उपसभापति हैं उनको अपना इस्तीफा पत्र भेजते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष मतलब उपसभापति को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अगर हम बात करें धावन सोडा का तो Na2CO3, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। और अगर मैं बात करूं ब्लीचिंग पाउडर की तो CaOCl2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 कहता है जो IPL है, इंडियन प्रीमियम लीग है, में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो वो है मनीष पांडे। कौन है? मनीष पांडे। देख लेते हैं, जो इंडियन प्रीमियम लीग है IPL है में शतक मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे थे। इन्होंने IPL के दूसरे संस्करण कब हुआ था? 2009 में, जो RCB की तरफ से खेलते हुए इन्होंने पहला शतक बनाया था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मातृदंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो अगर मैं बात करूं मातृदंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जो यूनाइटेड नेशंस है के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया। तो ये किया गया था 2004 को। कब किया गया था? 2004 को किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो 9th क्वेश्चन कहता है कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। कबीर की जो रचनाएं हैं उनके संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं। अगर मैं बात करूं पहले भाग की साखी की तो कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन। अगर हम बात करें शब्द की तो कबीरदास के पदों का संकलन। और अगर हम बात करें रमेनी की
तो इसकी रचना चौपाइयों में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। तो द टर्बनेटर उनका क्या है, उपनाम है। किसका है, हरभजन सिंह का। ठीक है, अगर हम बात करें हरभजन सिंह जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और एक प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्हें द टर्बनेटर के उपनाम से जाना जाता है। और अगर मैं बात करूं मिल्खा सिंह को, तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो सभी को पता है दांडी मार्च 1930 में आयोजित किया गया था। अगर मैं बात करूं दांडी मार्च की, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बो से पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है, ये पूरी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको जोतना कहा जाता है। कैसे, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी का ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई जोतना कहा जाता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो अगर मैं बात करूं रंगपुर विद्रोह की, तो ये हुआ था 1783 में। रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले से हुई थी। विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर को काकिना, काजीरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। ये आपने याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि जो रंगपुर विद्रोह है वह कब हुआ था, 1783 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है भारत में नई विदेशक व्यापार नीति की घोषणा वर्ष डैश में की गई थी। तो ये की गई थी 2015 से 2020 में की गई थी। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2015-20 के लिए की गई थी। वाणिज्य एवं जो उद्योग मंत्रालय है 1 अप्रैल 2015 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। ठीक है, आपने इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है। तो जो बाजरा है वो क्या है, तेल की फसल नहीं है। बाजरा तेल फसल नहीं है। यह एक मोटा अनाज है तथा इसमें गेहूं चावल की तुलना में पोषक तत्व ज़्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शेष सरसों, मूंगफली तथा सीसम जो है वो फसल तेल फसल है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। तो जो दमन और दीव है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस 2011 हुआ था, उसके अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र प्रशासित देश कौन सा है, दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात मात्र 618 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो दिल्ली होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता था, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखना 2023 में किसने जीता और 2024 में किसने जीता, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2018 को तो पूछेगा नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित राज्य हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका 29 और 7। लेकिन याद रखो, देखो जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय भारतीय गणराज्य में कुल 29 राज्य और 7 के केंद्र प्रशासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन कहता है 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो उसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार माथुर। ठीक है,
सातवें जो 7th पे कमीशन था, केंद्रीय वेतन आयोग के चेयरमैन उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था, जिसके चेयरमैन श्रीनिवास वरादाचार्य थे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीट हैं? तो सभी को पता है इसमें सिर्फ एक ही सीट है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो 7 सीटें, जम्मू कश्मीर 5 सीटें, पुडुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर नगर हवेली दमन दीव 3, अंडमान निकोबार 1 और लक्षद्वीप की भी 1। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो अगर मैं बात करूं गोबी रेगिस्तान की तो वो कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक भू आबाद देश है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। ठीक है, उलान बटोर याद रखना, मंगोलिया में क्या है? गोबी रेगिस्तान, और उलान बटोर इसकी राजधानी है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश और सबसे कम आबादी वाला देश है। अगर हम बात करें हम डेजर्ट्स की तो देख लीजिए, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुराकर्म की तो ये है तुर्कमेनिस्तान, आटाकामा उत्तरी चिली, कालाहारी बोत्सवाना और हमद रब अल खाली सऊदी अरब, और जो गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है या ग्रेट सैंडी है, वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? आसाम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम राज्य में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, आपने नहीं याद रखना, इतना याद रखो, जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, वो मध्य प्रदेश में, बांदीपुर, अंसी, नागरहोल कर्नाटका में, और उसके बाद सुंदरवन और बुक्सा उत्तराखंड में, राजाजी नंदा देवी जिम कॉर्बेट ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपने सारे याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इनमें से कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड प्राकृतिक स्रोत है? ठीक है, किसका? ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो कौन सा है? टमाटर है। ठीक है, अब कुछ अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑक्सैलिक अम्ल, वो है टमाटर, टार्टरिक अम्ल इमली, सिट्रिक अम्ल संतरा एवं नींबू, एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध, खट्टा दूध, दही, और मेथनोइक अम्ल चींटी का डंक या बिच्छू का डंक। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो वो जो कलमकारी चित्रकला है वो हमारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वारली या पिंगुली ये हमारी क्या हैं? चित्रकलाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, एक बार ये देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की चित्रकलाएं हैं लेपाक्षी, सवारा, कलमकारी। पश्चिम बंगाल की हैं डोकरा, कालीघाट, पटचित्रकला। बिहार की है मधुबनी पेंटिंग, और मध्य प्रदेश की है गोंड चित्रकला। गुजरात की है पिथोरा चित्रकला। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पृथ्वी का आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त हुई ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। उसके बाद कुछ नारे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जय हिंद, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। और कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? तो ये सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी, और 1875 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहता है
वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त। तो अगर हम बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो क्या था? भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर मैं बात करूं वर्ष 1833 की, देखो वर्ष 1833 के जो चार्टर अधिनियम एक्ट आया था, द चार्टर एक्ट 1833 जो आया था, उस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1933 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, उल्लेखनीय है लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसरॉय थे। दोनों चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मिंटो। मिंटो एंड मोरले रिफॉर्म आया था 1909 में आया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही में इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि बलवंत राय मेहता जो कमेटी आई थी को पंचायती राज संस्थानों के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलिश जलोटी जो है वो पोलैंड की मुद्रा का नाम है। अब कुछ देश देख लेते हैं, उनकी राजधानी देख लेते हैं और मुद्रा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं रूस की, तो राजधानी क्या है? मॉस्को, और रूबल उनकी मुद्रा है। अगर मैं बात करूं नॉर्वे, तो ओस्लो क्रोन, जर्मनी बर्लिन यूरो, ग्रेट ब्रिटेन लंदन पाउंड, ऑस्ट्रिया वियना शिलिंग, और भूटान की बात करूं तो थिम्पू नगुल्ट्रम। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची जो 8th शेड्यूल है में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो टोटल 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अब देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अब ऐड कैसे हुई थी? जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी को ऐड किया गया, और 1922 में जो 71st अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और जो 2003 में 92nd संविधान संशोधन हुआ उसमें नेपाली, संथाली, बोडो, डोगरी, ठीक है, को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये अलग 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है NIB, राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कब बना था? स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसका परमाणु भार 1.008 होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो 5.972 इंटू 10⁻24 होती है। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कहता है डैश एक श्रिशन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अनोक्सीय। ठीक है, अनोक्सीय याद रखना है। उसके बाद है अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो वो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। जब तक प्रेसिडेंट उस चीज पे साइन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कानून बनेगा। देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग यथा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भाग लेते हैं, और जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं माना जाएगा। उसके बाद है उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो देहरादून, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, मध्य प्रदेश भोपाल, असम दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला और आंध्र प्रदेश अमरावती। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कुषाण वंश के महान राजा थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। बस इतना याद रखना है। ठीक है, भूटान की राजधानी सभी को पता है क्या थी? थिम्पू।
भूटान दक्षिण एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। इसकी राजधानी थिम्पू है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ अगर हम हिंदी में बात करें तो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो नीलम संजीवा रेड्डी 25/7/1977 से 25/7/1982 भारत के छठे राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति, मतलब अकेले चुनाव में खड़े हुए, ना इनका कोई सामना कर रहा था ना कुछ, इनको विजयी घोषित कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद है पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो जो लॉर्ड कनिंग थे उनके द्वारा क्या लागू किया गया था? पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद है घूमर जो है वो लोक नृत्य है। कहाँ का है घूमर? राजस्थान का। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की तो घूमर, गनगौर, कलबेलिया, तेरताली, चेरी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का है बुडियात, हारुल, लोटा, छोलिया। झारखंड की बात करें झूमर, पेका, फगुआ, मुंदारी, कर्मा, छऊ, डोमकच, घोड़ानाच। और मेघालय की बात करें लाहो, शाद, नोंग, क्रोम। ठीक है। उसके बाद है रडार। रडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग 1940 में हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में? देखो मुल्तान पाकिस्तान, मुल्तान पाकिस्तान। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिडनी की, पर्थ की, ब्रिस्बेन की, मेलबोर्न की, ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबॉर्न, ईडन गार्डन, कीनन भारत, और ये बाकी देख लेना ब्रिटेन। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है। राज्यसभा संघीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा एक सदाई सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसकी सदस्यता के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है। उसके बाद है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रत्येक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तुंगभद्रा बांध कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटका में। अब कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स, नदी और उनका वो देख लेते हैं। भाखड़ा नंगल डैम, सतलुज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, टिहरी बांध, भागीरथी नदी उत्तराखंड, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी गुजरात, हीराकुंड डैम, महानदी उड़ीसा, नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी तेलंगाना, उदय डैम ताप्ती गुजरात और मैंथन बाराकर झारखंड। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये क्या कहता है? बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को डैश कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? बर्फ ही कहा जाता है। ठीक है। ये हमारा 5 जनवरी का शिफ्ट सेकंड का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।